जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों का आज दूसरा दिन। आपसे ये कहा गया था कि 8 दिन में हिंदी की शिक्षण विधियाँ हम पूरी कर लेंगे। मोटे रूप में 8 प्रश्न पर डे हम ले रहे हैं। 8 प्रश्नों में अनेक प्रश्न हैं, बीच बीच में आपको समझाया जा रहा है। अगर आप लिखने की ज़रूरत समझें तो लिख लें, अपना पेन लें, कॉपी लें, लिख लें या फिर सुन लें और उसको आत्मसात ज़रूर कर लें। निष्ठा के साथ करें, आपको फल मिलेगा। ये देखिए पहला प्रश्न, देखो, भाषा सीखने का निश्चित क्रम है। प्रश्न भी अजीब ही बना। प्रश्न अजीब नहीं, विकल्प अजीब है। विकल्प में आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि ये इस तरह के विकल्प कैसे हैं, लेकिन ये बहुत ही सोच समझ कर बनाए हुए विकल्प हैं। इसमें आप देख रहे हैं जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। अगर हम भाषा सीखेंगे, कोई बालक भाषा सीखता है, सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसके बाद में वो प्रयत्नरत होगा, फिर अनुकरण करेगा, फिर अभ्यास करेगा। ये सही क्रम है भाषा सीखने का। उत्तर हमारा पहला। इतनी सी बात नहीं है, 3 विकल्प अभी बाकी हैं। दृष्टि, श्रुति, विचार, भाव, ये क्या है? ये भी सुने हुए से लगते हैं, देखे हुए से लगते हैं, तो ये है बिंब। ये बिंब है। ये भी भाषा सीखने की बात है। ये भाषा सीखने का ही नहीं, बल्कि ये सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। आधार नहीं बल्कि क्या है, क्रम है। सबसे पहले दृष्टिबिंब बनेगा। हम कोई वस्तु देखेंगे, उसके बाद में सुन करके श्रुतिबिंब, फिर विचार बिंब, फिर भाव बिंब। बस आपको तो ये याद रखना है कि दृष्टि श्रुति में कोई दिक्कत नहीं होती है, विचार और भाव में दिक्कत होती है। तो विचार पहले आएगा, भाव बाद में आएगा। ये विकल्प बदल बदल के आएंगे तो टिपिकल हो जाते हैं। जैसे भाव बिंब पहले दे देंगे, विचार बाद में दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विचार पहले आएगा और भाव बाद में, भाव अंत में। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है सीखने का। ये बिंब है 4, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा विकल्प देखो, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन। ये वाचन का क्रम है। सबसे पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। अनुकरण वाचन छात्र द्वारा और मौन वाचन। ये आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन सहस्वर वाचन के ही 2 रूप हैं। सहस्वर वाचन में पारंगत होने के बाद बालक से मौन वाचन करवाया जाए। मौन वाचन कब करवाया जाए, क्या करवाया जाए, ये हमें कल यानी इसके बाद ले रहे हैं। अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, सुलेख, ये भी एक क्रम है। ये लिखने का क्रम है। लिखने का क्रम है सबसे पहले अनुलेख, उसके बाद में प्रतिलेख, फिर श्रुतलेख। सुलेख है वो सब में, ये कोई क्रम नहीं है। सुलेख तो हमें अच्छी तरह से लिखना, सुंदर लिखना है, वो विशेष रूप से प्रतिलेख है। सुलेख है वो अनुलेख है, वो इसका अभ्यास है। फिर प्रतिलेख में इसकी परिणति होती है। श्रुतलेख में ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। ये देखिए आप अनुलेख और प्रतिलेख पर पहले भी प्रश्न आ चुका है। 2016 में रीट में प्रश्न आया था। वही बात आपको यहाँ देखनी है। अनुलेख, प्रतिलेख। अनुलेख होता है बिंदुओं को मिला करके लिखना। इसमें आप बालक स्वतंत्र नहीं होता। इसको आप ऐसे समझें, जैसे ये देखिए आप, ऐसे बिंदु होते हैं, ये कै है, ये बिंदु हो गए। इन बिंदुओं को मिलाएगा बालक, ये अनुलेख है। इसको अनुलेख कहते हैं। बिंदुओं को मिलाएगा। बिंदुओं को नहीं मिलाएगा तो भी आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कि आपने कै डाल दिया कि इसके ऊपर ऊपर फिरा, तो ऊपर ऊपर फिराने वाला है वो क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। अनुलेख में स्वतंत्रता नहीं होती है, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। इसमें आप आकृति में चेंज नहीं कर सकते। प्रतिलेख है, ये पाठ्य पुस्तक में या फिर जो प्रैक्टिस बुक है, अभ्यास पुस्तिका है, उसमें देख करके, या बोर्ड पर जैसे श्यामपट है उस पर टीचर लिख देता है, उसको देख करके लिखना प्रतिलेख कहलाता है। इसमें नकल करने में वो स्वतंत्र होता है, वो अक्षरों को छोटा बड़ा कर सकता है। हूबहू लिखेगा लेकिन उसमें आकृति में चेंज हो सकता है। श्रुतलेख सुन करके लिखना। अनुलेख और प्रतिलेख में बालक पारंगत हो जाए, उसके बाद में ही श्रुतलेख का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। श्रुतलेख में 2 कौशलों का एक साथ अभ्यास हो जाता है, सुनना और बोलना। सुलेख है वो सब में है।
तो ये पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न है, उसमें हम ये बातें हमने सीखी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखो, असंगत कथन है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में सोचेंगे क्या उत्तर है। हमने प्रश्न को पढ़ा, असंगत का मतलब ठीक नहीं है, संगत नहीं है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना सुनना कौशल है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सुनने का मतलब केवल सुनने की क्षमता है, उसको ही सुनना नहीं कहते, बल्कि अर्थ ग्रहण करना ही सुनना कहलाता है, समझना ही सुनना कहलाता है। वार्तालाप सुनना कौशल का सरलतम साधन है, ये भी ठीक है। सुनना कौशल है, इसके अनेक साधन होते हैं। वार्तालाप है, कहानी सुनना, संवाद सुनना, इसके अलावा कोई दृश्य वर्णन है वो सुनना, संवाद में जैसे डायलॉग वगैरह हैं ये सुनना, बाल गीत सुनना, शिशु गीत सुनना, इसमें यंत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है, गायन सुनना है वो भी इसमें आ सकता है। तो ये सारे हैं। उच्चारण शिक्षण में श्रवण की महती भूमिका होती है, ये तीसरा विकल्प। दूसरा विकल्प आपने देख लिया कि दूसरा विकल्प है वो वार्तालाप सुनना कौशल का सरलतम साधन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बालक है वो वार्तालाप सुनना सबसे सरलतम साधन है। लेकिन प्रश्न अगर दूसरे एंगल से आता है, और वो कैसे आता है कि सबसे अच्छा जिसको बच्चे सबसे अधिक पसंद करते हैं और सबसे कारगर यानी श्रेष्ठ है वो बाल गीत है, श्रेष्ठ बाल गीत है, जबकि सरलतम है वो वार्तालाप है। उच्चारण शिक्षण में श्रवण की महती भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। उच्चारण शिक्षण में श्रवण की महती भूमिका, अगर सुना ढंग से नहीं गया है तो बोला भी ढंग से नहीं जाएगा। उच्चारण शिक्षण बोलना कौशल का आधार कौन सा है? श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल है वो सभी कौशलों की आधारशिला है, सभी कौशलों की आधारशिला श्रवण कौशल है। बालक द्वारा चित्र वर्णन करना भी सुनना कौशल ही है, ये गलत है, ये उत्तर हो जाएगा। बालक द्वारा चित्र वर्णन करना सुनना कौशल नहीं है, ये बोलना कौशल में आएगा, अभिव्यक्ति में आएगा। तो ये सुनना कौशल के बारे में था। सुनना कौशल आप समझ गए होंगे, पहला कौशल है, इनका क्रम है वो हम सब जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मांटेश्वरी है वो लिखना को पढ़ने से पहले मानती है, बस इतना ध्यान रखना है। ये हुआ दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, वाचन कौशल की शिक्षण विधियां। वाचन कौशल की शिक्षण विधियां हैं, वाचन कौशल की शिक्षण विधियां और एक लेखन कौशल की शिक्षण विधियां हैं। ये दो आप ध्यान में रख लो। तो पहला आप देखिए, अक्षरबोध, चित्र विधि, वाक्य विधि। अक्षरबोध विधि इसको वर्णमाला या वर्णबोध विधि भी कहते हैं, चित्र विधि को शब्द विधि भी कहते हैं, देखो और कहो विधि भी कहते हैं, शब्द विधि भी कहते हैं, देखो और कहो विधि भी कहते हैं। वाक्य विधि, वाक्य विधि का ही एक रूप है वो कहानी विधि होता है। इन तीनों विधियों में से मनोवैज्ञानिक विधि वाक्य विधि है। यहां जो प्रश्न आएगा वो आपको पहले ही बता देता हूं, और वो क्या है कि अक्षरबोध विधि है वो है जैसे कोई एक शब्द लिखा हुआ है तो पहले अक्षर पढ़ना, इसकी पढ़ने की इकाई है वो अक्षर होती है, वर्ण होती है। पहले हम वर्ण पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे और फिर वाक्य पढ़ेंगे। यानी इसका जो क्रम है वो आरोही है। इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले अक्षर एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर शब्द और तीसरे नंबर पर वाक्य। ये इसका क्रम होता है। इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये कौन सी विधि है? कमेंट करके बताएं सारे। विश्लेषण है या संश्लेषण? अक्षरबोध विधि विश्लेषणात्मक है या संश्लेषणात्मक है? हाँ बताएं। नहीं, विश्लेषणात्मक नहीं है, संश्लेषणात्मक है, क्योंकि इसमें हम संश्लेषण करते चलते हैं। पहले वर्ण, ये देखो वर्ण, उसके बाद में शब्द और उसके बाद में क्या है? वाक्य है। तो ये संश्लेषण करते चलते हैं, तो संश्लेषणात्मक विधि है। चित्र विधि यानी शब्द है, इसमें चित्रों को देख करके शब्दों को पढ़ा जाता है, इसमें इकाई शब्द होता है, ये विश्लेषण विधि है।
वाक्य विधि भी विश्लेषण विधि है, कहानी विधि भी विश्लेषण विधि है, लेकिन अक्षरबोध विधि है वो क्या है, संश्लेषण विधि है। एक ध्वनि साम्य विधि है वो संश्लेषण होती है। ये दो संश्लेषणात्मक होती हैं, बाकी सब विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ वाचन कौशल का की शिक्षण विधियां यही है। पहला ही उत्तर होगा। अन्य तीन विकल्प भी लेंगे। रूपरेखा अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, शास्त्रीय विधि, ये लेखन कौशल की शिक्षण विधियां हैं। इनमें रूपरेखा अनुकरण विधि है, इनमें सबसे पहले हमें रूपरेखा के रूप में यानी बालक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाते हैं लिखने में। वो कैसे कराते हैं कि जैसे चित्र को पूरा करो, या जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों को मिलाओ, ये हो गया। इसमें सबसे पहले सीधी रेखा, फिर आड़ी तिरछी रेखा, फिर अर्धवृत्त, फिर पूरा वृत्त, उसके बाद में चित्र। ये रूपरेखा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में अनुकरण करके लिख लेगा, ये लेखन विधि है। शास्त्रीय विधि है, मांटेश्वरी विधि है। इसी को क्या कहते हैं, शास्त्रीय विधि कहते हैं, शब्द के रूप में लिखते हैं। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि आपको बताई दी। इसमें यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो क्या रखनी है कि लिखना कौशल और पढ़ना कौशल दोनों में ध्यान रखें। पढ़ना कौशल है वो विश्लेषण विधि उपयुक्त है। पढ़ना कौशल के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ मानी जाएगी, विश्लेषणात्मक विधियां जितनी भी हैं वो अच्छी मानी जाएंगी, लेकिन लेखन कौशल में संश्लेषणात्मक विधि है वो उपयुक्त मानी जाती है। रचनात्मक विधि है, ये यहां रचनात्मक विधि कौन सी विधि है, पेस्टालॉजी विधि है। पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि, पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि। ये देखो, जेकोटोट विधि, पेस्टालॉजी विधि, मांटेश्वरी विधि। मांटेश्वरी विधि और शास्त्रीय विधि एक ही है। इनमें जेकोटोट विधि ये है कि एक वाक्य दिया जाता है बालक को और फिर मिटा दिया जाता है, फिर वो उस वाक्य को लिखता है, फिर दोबारा उसके सामने वो वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, अपनी गलती बालक स्वयं सुधारता है। जेकोटोट ने ये विधि दी थी, इसलिए इसका नाम जेकोटोट है। दूसरा देखो, पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी विधि है, इसमें अक्षर को एक साथ नहीं बल्कि खंडों में लिखना सिखाया जाता है। इसमें टुकड़े, पहले टुकड़े लिखने सिखाए जाएंगे, उसके बाद में पूरा अक्षर। जैसे कै बनाना है तो कै बनाना है, उसके लिए ये देखो, ये अर्धवृत्त, उल्टा वृत्त, इससे कै बन जाएगा। इन सब टुकड़ों को मिला देंगे, मिलाएंगे, देखो ये हो गया, ये फिर इसके बाद में ऐसा करना है, वो पेस्टालॉजी विधि है। ये पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि कहलाती है। ये वैज्ञानिक विधि है। ये लेखन शिक्षण की विधि भी हो गई और वाचन शिक्षण की भी विधि हो गई। ये सारी विधि आपको बता दी है। एक ही प्रश्न में ये सभी शिक्षण विधियां हो गई, एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखो, मुख्यतः दक्षताओं की संख्या होती है। ये दक्षताओं की संख्या है वो L1 वाले जरूर ध्यान में रखें। दक्षताओं की संख्या है वो 9 होती है। दक्षताओं की संख्या कितनी है, 9। दक्षताओं की संख्या 9 है। ये 9 दक्षताएं कौन सी होती हैं, ये कईयों के होगा कि भी 9 दक्षताएं आखिर हैं कौन सी। तो पहली 4 दक्षताएं वही हैं। ये देखो आप, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 कौशल जो हैं, ये 4 दक्षताएं भी हैं। 4 कौशल 4 दक्षताओं के रूप में हैं, तो ये दक्षताएं ही रहेंगी। बल्कि 5वीं दक्षता है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है विचार बोधन। विचार बोधन, ये 5 हो गई। छठी, यहां नंबर लगा देता हूं मैं, छठी है वो व्याकरण से संबंधित है। छठी दक्षता है वो व्याकरण से संबंधित होगी, और जिसका हम नाम दे सकते हैं व्याकरण प्रयोग। व्याकरण प्रयोग, व्याकरण प्रयोग। 7वीं है वो स्व अधिगम, यानी बालक स्वयं भी सीखना सीख ले, खुद सीख ले, स्वावलंबी बने सीखने में। 8वीं जो दक्षता है वो हम ले सकते हैं भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बालक के औपचारिक व अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। ये अनौपचारिक भाषा का प्रयोग और औपचारिक भाषा का प्रयोग है, ये अंतर आप जानते होंगे। औपचारिक भाषा ये है कि जैसे मे आई कम इन सर, श्रीमान जी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, शिष्ट शब्दों का।
वो औपचारिक है। तो औपचारिक भाषा में और अनौपचारिक भाषा में बालक अंतर कर सके, यही क्या होती है, भाषा प्रयोग है। और 9वां जो है, यानी 9वीं जो दक्षता है वो है शब्द भंडार। 9वीं दक्षता शब्द भंडार। कौशल भी हमने पढ़े, दक्षता भी पढ़ी। अब एक विचार हो रहा है कि इसका कोई सामंजस्य या कोई संबंध भी होता है क्या, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हालांकि आजकल ये प्रचलित नहीं है, लेकिन पहले भी ये 2004 की जो पहली 3rd ग्रेड की एग्जाम है उसमें यही प्रश्न ज्यादा प्रचलित रहा था, और वो मैं आपको बता रहा हूं। और वो कौन सा है कि दक्षता, कौशल और कक्षा में क्या क्रम होता है। ये देखिए आप, क्या क्रम होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौशल, 1 नंबर पर आप कौशल लेंगे, दूसरे नंबर पर कक्षा लेंगे, तीसरे नंबर पर दक्षता संख्या लेंगे। दक्षता संख्या है वो इनमें से होगी। ये देखिए आप, हम एक उदाहरण के द्वारा भी ये बात है वो समझ सकते हैं। जैसे तीसरी कक्षा में बोलना कौशल के लिए दक्षता संख्या 5 को विकसित करने का न्यूनतम अधिगम स्तर होगा, या उसका क्रम होगा। ये न्यूनतम अधिगम स्तर का क्रम होता है, जैसे मिनिमम लर्निंग लेवल MLL। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौशल हमने कौन सा लिया, बोलना कौशल है, ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो सबसे पहले इसमें 2 आएगा, 2 सबसे पहले आ जाएगा। कक्षा है वो कौन सी कक्षा, 5 के लिए, तो 5 आ जाएगा। दक्षता संख्या है वो जो भी मैंने बोली, वो भी जो भी संख्या बोली है वो यहां आ जाएगी, 2, 3, 5 या दूसरी जो भी है। यानी ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा कौशल 5वीं कक्षा और दक्षता संख्या 2 को विकसित करने का जो या न्यूनतम अधिगम स्तर है उसका क्रम ये रहेगा 2, 5, 2। ये बात आपको समझ में आई। ये काफी टिपिकल है, समझ में आने में बहुत आसान है। देखो कक्षा बीच में आई, कक्षा आपको बीच में लिखनी है। सबसे पहले अधिगम क्षेत्र है वो कौशल को ही कहते हैं। तो कौशल में 4 कौशल हैं, चारों के नंबर दिए हुए हैं। सुनना 1 नंबर पर, बोलना 2 नंबर पर, पढ़ना 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर लिखना कौशल है वो बच्चे के लिए सबसे कठिन होता है। ये जैसे जैसे है इनका कठिनता स्तर होता है। तो यहां आपको ये देखना है जो भी कौशल आए वो हम कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक यहां प्रश्न दे देता हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही है। बोर्ड पर अपने पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अधिगम क्षेत्र यानी कौशल है, कौशल संख्या तो है 2, कौशल संख्या 2। आप ध्यान से सुन लें, कौशल कौन से का विकास करना है, दूसरे कौशल का विकास करना है। तो दूसरा कौशल कक्षा है वो 3 और दक्षता संख्या है वो 4। तो ये क्रम कौन सा होगा, 2, 3, 4 होगा, या 4, 3, 2 होगा, या 2, 4, 3 होगा? कमेंट करके बता दें। हाँ बिल्कुल 2, 3, 4 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले कौशल संख्या हमने मान रखी है कि सुनना 1, बोलना 2, पढ़ना 3 और लिखना 4। तो सबसे पहले ये आएगा, बीच में कक्षा कौन सी कक्षा है वो आएगी, और दक्षता संख्या है वो तीसरे नंबर पर आएगी। ये बीच में मैंने आपको दक्षता के बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी सर्वे सहायक सामग्री है? सर्वे सहायक सामग्री है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सर्वे, दृश्य और एक दोनों। सर्वे दृश्य, तो सर्वे की बात हो रही है, तो सर्वे में उत्तर तो ये हो गया, नभवाणी, सीतावाद्य, लिंगवाफोन। नभवाणी है वो रेडियो को ही कहते हैं, ये रेडियो, ये आकाशवाणी है। सीतावाद्य है ये ग्रामोफोन को कहते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। ये कुछ है, कुछ जगह लिंगवाफोन लिखा है, कुछ जगह ग्रामोफोन है, लेकिन ये श्रव्य है, ये तय है। और सीतावाद्य एक ऐसा वाद्य है जो सीता के विवाह में बजाया गया था, उसको काम में लिया गया था। ये बहुत ही सस्ता होता है, सुलभ होता है सीतावाद्य, और श्रव्य ही होता है। लिंगवाफोन कॉस्टली होता है। ये तीनों ही हैं वो श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य सहायक सामग्री में और भी आप ले सकते हैं, तो वो देखो ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर।
ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन भी है, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर को हिंदी में ध्वनि लेख कहते हैं, ध्वनि लेख। हो गया, ये सर्वे सामग्री पूरी होगी। इसके बाद में देखो प्रक्षेपक। प्रक्षेपक को हम कम जानते हैं, प्रोजेक्टर को ज्यादा जानते हैं। प्रोजेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेपक कहते हैं। श्यामपट्ट होता है ये सरस्वती यात्राएं। सरस्वती यात्राएं का मतलब जैसे एजुकेशनल टूर कह सकते हैं इनको हम, एजुकेशनल टूर। तो ये भी शिक्षण सामग्री मानी गई है। सबसे वास्तविक शिक्षण सामग्री है वो सरस्वती यात्राएं है दृश्य में। तो ये दृश्य सामग्री है सारी। ये कौन सी हैं? दृश्य हैं। दूरदर्शन, कंप्यूटर ड्रामा, ये दोनों हैं। ये दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। ये तीन की बात पहले देख लो, कुछ और हैं वो नाम आप सुन सकते हैं। दृश्य सामग्री है वो इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो दृश्य सामग्री में आप स्लाइड्स लिख लें, स्लाइड्स हैं वो दृश्य सामग्री है, स्लाइड्स। इसके अलावा देखो आप चित्र, चार्ट, मानचित्र, मानचित्र, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, इसको खादी बोर्ड भी कहते हैं। और एक है बुलेटिन बोर्ड, ये दैनिक समाचार लिखने के लिए काम में लिया जाता है विद्यालय में। तो फ्लैनल बोर्ड है, बुलेटिन है, श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये शिक्षक का परम मित्र होता है, परम मित्र है, सर्वसुलभ है। कक्षा कक्ष के रूप में केवल ब्लैक बोर्ड है वही उसको कक्षा कक्ष बनाता है। चित्र दर्शक है वो स्लाइड्स को ही कहते हैं। चित्र विस्तारक ध्यान में रखना है, एपिडायस्कोप, चित्र विस्तारक। ये देखो एपिडायस्कोप, थोड़ा सा नाम टिपिकल है लेकिन चार विकल्प और किस लिए हैं। एपिडायस्कोप, इसमें छोटे चित्र हैं उनको बड़ा करके दिखाया जाता है, ये चित्र विस्तारक है। ऐसे मैजिक लैंटर्न भी होता है, जादुई लालटेन, जादुई लालटेन, ये भी दृश्य सामग्री है। पाठ्य पुस्तक है वो भी क्या है? दृश्य सामग्री है। पत्र पत्रिकाएं ये सब हैं वो दृश्य सामग्री रहेंगी। कार्टून भी दृश्य सामग्री है। वास्तविक पदार्थ है वो भी दृश्य सामग्री है। मॉडल है वो भी क्या है? दृश्य सामग्री है। तो ये सभी दृश्य सामग्री है। ये दूरदर्शन, कंप्यूटर, ड्रामा, ये दोनों हैं। इसमें हम मोबाइल को भी आजकल ऐड कर सकते हैं, मोबाइल भी इसमें आएगा, कंप्यूटर, ड्रामा और इसमें। ये OHP है, इसका मतलब है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिनेमा, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ये मैंने क्यों लिए हैं? ये सारे के सारे हैं वो प्रक्षेपक शिक्षण सामग्री है या प्रक्षेपित, एक ही बात है। ये देखो आप प्रक्षेपक और अप्रक्षेपक शिक्षण सामग्री को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रक्षेपक और अप्रक्षेपक। प्रक्षेपक सामग्री वो होती है जिसमें विद्युतीय यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसका साफ साफ समझ लो, आपको मैं असली बात बताता हूं कि वास्तव में प्रक्षेपक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है। तो ये वो होती है जिसको स्क्रीन पर प्ले किया जा सके, दिखाया जा सके। स्क्रीन पर अगर कोई चीज दिखाई जा सकती है वो प्रक्षेपक है, और जिसको नहीं दिखाया जा सकता वो अप्रक्षेपक है। श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, मॉडल, ये सब है वो अप्रक्षेपित है, और ये क्या है? प्रक्षेपित है। प्रक्षेपित शब्द है वो ज्यादा सही है क्योंकि ये विशेषण बन जाएगा। तो प्रक्षेपक और अप्रक्षेपक ये दोनों में अंतर हमें कर सकेंगे। तो चित्र, चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, तो ग्लोब है वो दृश्य सामग्री है, और दृश्य में भी कौन सी है? अप्रक्षेपित है। प्रक्षेपित में ये सारे आ जाएंगे, दूरदर्शन है, ये सब प्रक्षेपित है। तो ये आपको सहायक सामग्री के बारे में पूरा बता दिया है। सहायक सामग्री के बारे में अभी भी एक स्टेप बाकी है कि और भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये लीजिए अगला प्रश्न। सर्वे दृश्य सामग्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षण सामग्री बिल्कुल सही बात है। बालकों को क्रियाशील बनाती है, ये भी सही है।
बालक को ही नहीं बल्कि अध्यापक को भी क्रियाशील शिक्षण सहायक सामग्री बनाती है। शिक्षण सहायक सामग्री उन साधनों को कहते हैं जो शिक्षण में अध्यापक की सहायता करती है सिखाने में और बालक की सहायता करती है सीखने में। ये साधन है, साध्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी सही बात है। ये शिक्षक के लिए उद्योतन सामग्री, ये गलत बात है, ये उत्तर होगा। ये शिक्षक के लिए उद्योतन सामग्री नहीं होती है बल्कि बालक के लिए होती है, शिक्षक के लिए ना होकर के किसके लिए? क्योंकि ये बालक को सीखने के लिए उद्योतन यानी उद्दीप्त करती है या उनको उत्प्रेरित करती है, तो इसको उद्योतन सामग्री कहते हैं। ये सारा हो गया, ये उद्देश्य भी आ गया, ये सब बातें। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है, ये पर्याप्त है। अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए। बालक किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? एक देखो, आपसे भी मैं आप ये कहना चाहूंगा कि एक तो निष्ठा बड़ी चीज होती है, निष्ठा के साथ पूरा देखें। अगर आपको पहले से कुछ चीजें आ रही हैं तो भी वो रिवाइज जरूर होंगी, आपको कुछ बातें वो नई जरूर मिलेंगी। तो आप इसको पूरा देखें, निष्ठा के साथ देखें, दूसरे को भी बताएं। मैं कभी नहीं कहता, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है कि आप शेयर कम कर रहे हो तो दूसरों को शेयर करें। सभी लाइव आए, जितने ज़्यादा लाइव आएंगे इसका मैं टाइम भी बढ़ाऊंगा। प्रश्नों की संख्या तो 8 ही है, 8 प्रश्नों में भी 68 हो जाएंगे, 8 में ही 68 हैं, ये मान लो आप 8 में ही 68। बाकी आप जितनी भी जैसे चीजें वो कितनी पढ़ती रहो, शिक्षण विधियों में कुछ भी करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। काम की चीज है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, भगवान ने चाहा तो प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो ये देखिए आप है कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी रुचि लें। ये ना बालक किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं, तो आपको फिलहाल वो पढ़ने में ही रुचि लेनी है और आप ले भी रहे होंगे। चलो बीच में कमेंट करके आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में तो आ रहा है या मैं यूं ही परेशान हो रहा हूं। मैंने बहुत कम समय का जो टॉपिक है या कम समय का जो पीरियड है वो लेना शुरू किया है। ऐसे ही बोल देता हूं, मतलब कम समय का, क्योंकि ज़्यादा समय का वो लोग देखते नहीं है, आदि नहीं है। नेट किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ समय भी ऐसा ही है कि कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उनके काम भी होता है, ये सब चीज़ें हैं। पढ़ने का भी कोई टाइम होता है, 6:15 बजे घूमने का टाइम होता है, लेकिन उसको यूज़ करें। आप घूमने के टाइम को यूज़ करें, परीक्षा तक तो करें कम से कम। और ये देखिए आप बालक किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? लिखने में, पढ़ने में, चित्रों में रंग भरने में। तो बहुत आसान प्रश्न, रीड के लायक प्रश्न यही है। कुछ आसान प्रश्न भी मैंने लिए हैं जिनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। बालक चित्रों में रंग भरने में रुचि लेगा, वाद विवाद से इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे टिपिकल उसके लिए लिखना कौशल है जो बाद में आता ही है। तो ये बहुत कम समय में हमने 7वां प्रश्न है वो पूरा कर लिया है। बालक है उसमें ये होता है ना कि जैसे ये विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, तो जो बालक का मन करता है वो प्रमुख रूप से इन चीज़ों में करता है कि पहली बात है बालक कहानी सुनना पसंद करता है, मनोरंजन को पसंद करता है, बालक खेलना पसंद करता है, बालक गाना पसंद करता है, बालक गाना सुनना पसंद करता है। ये सब के सब हैं वो मनोवैज्ञानिकता की बातें हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखिए। कुछ तो जाने लग गए अभी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि लास्ट प्रश्न है वही आ जाए परीक्षा में। ये थोड़ा सा हटके लिया मैंने, कईयों के लिए कुछ नया हुआ नहीं, तो मैंने लिए खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? खोज विधि है वो ह्यूरिस्टिक विधि को ही कहते हैं। खोज विधि ह्यूरिस्टिक, ये साइंस वाले देख रहे होंगे, मैथ्स वाले देख रहे होंगे। ह्यूरिस्टिक वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए ये सब कुछ। ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अन्वेषण में यण संधि भी है, अनुजोड़ एषण, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। जॉन डीवी नहीं है, जॉन डीवी का विचार था वो प्रोजेक्ट मेथड का था। अरस्तु भी नहीं है, कुक है वो किसके? खेल विधि के, खेल विधि के जनक कहे जाते हैं। ये थोड़ा सा विवादास्पद है और वो आपको ध्यान में रखना है कि कुक महोदय की द प्ले वे किताब थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले खेल विधि का जिक्र किया था, लेकिन इन्होंने कोई निश्चित खेल विधि बनाई नहीं थी। इसलिए प्रथम खेल विधि है वो किंडरगार्टन ही मानी जाती है, फ्रोबेल को आविष्कारक माना जाता है। और खेल विधि नाम जैसे खेल विधि आ जाए तो कुक ही उत्तर होगा, कुक महोदय। इसका उत्तर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग।
आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि का प्रतिपादन किया। खोज विधि है, उसमें कुछ बातें खास होती हैं कि बालक है वो खोज करता है, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये सब बातें होती हैं। तो ये थे आज के हमारे 8 प्रश्न। आपने वीडियो देखा, अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी सूचना, कल इसी समय 6:15 बजे यही शिक्षण विधियों की क्लास होगी, देखना नहीं भूलें। अपने साथियों को ज़रूर कहें, ज़रूर आप संख्या बढ़ाएंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।